स्पेस आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है बीपीएससी हिंदी साहित्य की, उसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे छायावाद को लेकर के। तो जो छायावाद है, इस पे देखिए प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। छायावाद, तो इसको लेकर के भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता रहा है, जिसमें कि या तो शॉर्ट नोट आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें जो विशेषकर जो प्रश्न है वो इसकी विशेषताओं को लेकर के ही बनता है। विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या रही हैं, छायावाद की जो प्रवृत्तियां क्या रही हैं, इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी प्रवृत्तियों को जानने के लिए देखिए, हमें दो चीजों को पहले जानना होगा। छायावाद जो है, देखिए ये 1920 से लेकर के 1936 का काल है। 1920 से लेकर के 1936 के का जो बीच का काल है, उसको छायावाद के अंतर्गत रखा गया है। देखिए छायावाद का जो नाम है, इसमें उसका क्या संकेत है। छाया का मतलब होता है कि जैसे मान लिया कोई ये वृक्ष है, इसकी परछाई कहीं दूर, छाया का मतलब है परछाई से। जैसे व्यक्ति यहाँ है, उसकी परछाई कहीं दूर है, वृक्ष यहाँ है, परछाई कहीं दूर है, छाया उसकी कहीं और पड़ रही है। उसी के संदर्भ में छायावाद को देखा जाता है कि जो साहित्य रचा गया, जो रचनाएं इसमें कही गई, उसका जो मतलब जो उसका प्रस्तुतिकरण है वो स्वयं से लेकर के, यानी कि सूक्ष्म से लेकर के स्थूल की तरफ है। ठीक है, छाया के संदर्भ में सारी बातें होती है, इसमें कोई बात डायरेक्ट नहीं कही गई है, संदर्भित बातें हैं। तो मेन चीज आती है जो 1920 से लेकर के, एक तो इसका टाइम पीरियड जो है 1936 का है, एक चीज तो ये हुई। दूसरा, जो छायावाद की प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं जो देखेंगे, तो छायावाद के अंतर्गत देखिए, जो छायावाद का काल है 1920 से लेकर के 1936 का, चूंकि साहित्य जो है वो समाज से उतरता है, यानी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्शन है। तो जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो सामाजिक परिवेश है, जो समाज की चहल पहल है, वही सब साहित्य में देखने के लिए मिलती हैं। साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है। तो किसी भी कालखंड में जाने के लिए पहले उसको देखा जाए कि वहाँ का समाज क्या है, उस समाज में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उस समाज का राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक परिदृश्य क्या है, और उस परिदृश्य के अंतर्गत जो कोई भी काम इतिहास में हुआ या साहित्य में हुआ, तो आसानी से आप उसकी विशेषताओं को, उसकी प्रवृत्तियों को जान पाएंगे कि कोई काम यदि हुआ तो उसके पीछे की कौन कौन से कारण रहे होंगे। तो उन कारणों को जानने के लिए पहले देखते हैं कि जो छायावाद का काल, इस टाइम पीरियड में देखिए, ये गांधीवाद का काल भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी का प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा था। गांधीवाद जो है, यहाँ गांधी जी का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा था। कैसे? क्योंकि इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 1920 का टाइम है वो भारत में असहयोग आंदोलन का समय है। जो 1920 है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन हो रहा है। असहयोग आंदोलन है। ये आंदोलन क्यों हो रहा है? यहाँ तक आते आते जब गांधी जी आए तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, तो भारत की जो स्थिति थी, जो समाज, जो सामाजिक परिदृश्य है, कहने का मतलब है वो ये है कि इसमें स्वतंत्रता को लेकर के, और जो समाज में बहुत सारी प्रकार की परेशानियां हैं, गरीबी है, भूखमरी है, क्योंकि नील की खेती तमाम जगह हो रही है, जबरदस्ती किसानों पे थोपा जा रहा है, उसके संदर्भ में अनेकों आंदोलन हो रहे हैं कि खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है, भूखमरी जैसी समस्या आ गई है, अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। इस प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए गांधी जी ने ऐसा एक आंदोलन जब किया और स्वदेशीकरण की बात की, तो ये सब भी प्रभाव साहित्य पर वहां से आया। तो जो छायावाद है, इसका जो काव्य है छायावाद का, वो अपने समय के परिवेश से पूरी तरीके से प्रभावित है, या इसका, इस पर जो प्रभाव है वो अपने समाज की परिस्थितियों का पढ़ा हुआ प्रभाव है। तो गांधीवाद का चाहे असहयोग हो, असहयोग आंदोलन हो, या गांधीवाद ने जो शराबबंदी की थी 1924 में, शराबबंदी के बारे में चाहे शराबबंदी का प्रभाव हो, या जो एक उन्होंने कार्यक्रम चलाया था
उसको लेकर के चरखा कार्यक्रम था, चरखा कार्यक्रम 1924 का। तो ये जो असहयोग आंदोलन 1920 वाला, असहयोग आंदोलन आप देख सकते हैं 20 का, चरखा आंदोलन आप देख सकते हैं, चरखा आंदोलन 1924 का है। शराबबंदी था, ये भी 1924 का है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस समय चलाए जा रहे थे, जिसमें चाहे तो महिलाओं की भागीदारी की बात हो, महिला उत्थान की बात हो, नारी विमर्श की बात हो, या समाज में व्याप्त जो समस्याएं थी उनके समाधान के संदर्भ में हो कि शराबबंदी होगी तो इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों में जागरूकता आएगी, शराब से जो अनेकों प्रकार के महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं वो कम होंगे, और इस तरीके से कुछ पैसे की भी इनकम होगी, तो जो भुखमरी की समस्या थी उसका समाधान होगा। कहने का तात्पर्य है कि अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों से जनमानस को जोड़ करके प्रयास किया जा रहा था कि किसी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके, चाहे राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे समाज की स्वतंत्रता की बात हो। तो वे सारे कारक इस समय विद्यमान थे, मौजूद थे। तो उन्हीं सभी कारकों का प्रभाव छायावाद पर देखा जा सकता है। अब आप समझे इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चाहे वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो चरखा आंदोलन हो, चाहे वो शराबबंदी का आंदोलन हो, तो इस तरीके की चीजों के माध्यम से गांधी जी समाज में स्थापित कराना चाहते थे कि किसी प्रकार से चाहे वो महिलाओं के प्रति हिंसा हो उसको रोका जाए, महिलाओं को भी समाज के मेन धारा में जोड़ा जाए, चाहे वो जो समाज का मेन मुखिया तबका है पुरुष, उसको भी चाहे शराबबंदी के माध्यम से रोक करके और चरखा जैसे कार्यक्रम से जोड़ करके, और असहयोग आंदोलन के ऑलरेडी राजनीतिक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये जो विशेषकर जो छायावाद है, इसके जो विशेष इसमें रचनाकार हैं, कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो विशेषकर और भी इसके अलावा साहित्यकार हैं इसमें, और भी इसमें रचनाकार हैं छायावाद के अंतर्गत जो आते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी कुछ खास रचनाएं, ऐसा नहीं है कि इनकी सारी रचनाएं ही छायावाद की मूलभूत विशेषताओं को लेकर चलती, कुछ इतर भी छाया है कवि रचनाएं हैं, लेकिन जो मूल इनकी रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की आंसू है, इनकी रचना आंसू है, कामायनी है, आदि जो इनकी रचनाएं हैं, वे विशेषकर छायावाद की जो मूल मूल विशेषताएं हैं उनको लेकर के चर्चा करती हैं, उनको मूल लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो देखते हैं कि जो छायावाद है, ये तो है इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पर निराला है और महादेवी वर्मा है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो आप देखेंगे ही, ठीक है। तो विशेषकर जयशंकर प्रसाद, इनकी कामायनी आपके सिलेबस में है, आंसू नहीं है, कामायनी इनकी है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, निराला जी का भी है, और महादेवी वर्मा जी की तो नहीं है, लेकिन विशेषकर इन दोनों की तो आपके सिलेबस में है ही, उनको आपको देखना होगा। तो उधर जो पार्ट है आपका, उस पार्ट के आधार पर भी आप इसको देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब आकर के छायावाद की प्रवृत्तियां क्या रही है। तो आपने देखा इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कि कहाँ से छायावाद प्रभावित कहाँ से है। तो छायावाद के प्रभाव में आपने जाना कि जो परिवेश था उसमें किस प्रकार की समस्याएं थी, और आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए सारे आंदोलन थे। तो वो जो आंदोलन की धारा थी, उसी धारा में ये काव्य रचे गए, ये कविताओं की रचना हुई।
तो इनके माध्यम से जाना आप आसानी से जान सकते हैं कि या तो आप समाज की स्थिति को जान लीजिए तो आप रचनाओं को जान लीजिए, या रचनाओं को जान करके भी आप समाज की स्थिति को जान सकते हैं। और मेन जो रचनाकार थे जो इसमें छायावाद के थे, इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को बहुत ज्यादा उसमें बताया। लेकिन ये आरोप एक तरीके से देखा जाए तो मत भूलिए, ये जो काल है वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखें तो जैसे भारत में आप भारत के सामाजिक परिवेश में आपने गांधी जी के प्रभाव को देखा, तो यहाँ हिटलर के प्रभाव को भी आप देख सकते हैं। हिटलर ने क्या किया था, आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे। हिटलर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, हिटलर ने व्यक्तिवाद के आधार पर ही पूरे समाज को बदला। तो इसी प्रकार से जैसे कि विश्व परिदृश्य में आप देखिए तो हिटलर की जो कॉन्सेप्ट है, हिटलर ने किस प्रकार व्यक्तिनिष्ठ से, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ से पूरे समाज को बदलने का प्रयास किया और बदला। उसी प्रकार यहाँ पे गांधी जी के प्रभाव देखे जाते हैं। और गांधी जी का जो व्यक्तिनिष्ठ है, गांधी जी का मानना था कि यदि स्वयं को आप पीड़ित करते हैं, स्वयं को पीड़ित करके ही आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। कहने का मतलब था कि अगर आप स्वयं को पीड़ित कर लेते हैं तो उसके आधार पर आप ज्यादा अपना नैसर्गिक विकास कर सकते हैं और दूसरे पर प्रभाव भी आप डाल सकते हैं। दूसरे के संदर्भ में भी वो भी प्रभावित हो सकता है कि व्यक्ति कितना सधा हुआ है, कितना व्यक्ति जो है। तो स्वयं के विचारों के आधार पर, स्वयं की पीड़ा, हर्ष या उल्लास या स्वयं की कोई वेदना के आधार पर जब आप कोई चीज अभिव्यक्त करते हैं, वो स्वयं को माध्यम बना देते हैं जब किसी चीज से जोड़ करके, तो उसको ज्यादा आप तार्किक तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो यहाँ इन कवियों ने इस चीज का सहारा लिया, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो कवि हैं, विशेषकर जयशंकर प्रसाद जी ने तो आंसू कमाईने के माध्यम से, आंसू के माध्यम से अपनी स्वयं की पीड़ा को ही व्यक्त किया है जगह जगह, और स्वयं की पीड़ा के माध्यम से। लेकिन वो स्वयं की पीड़ा इनकी अब केवल अपनी पीड़ा बताने की चेष्टा नहीं है, वह पीड़ा जो है वह सामाजिक संदर्भ में या सामाजिक परिवेश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में एक सूचना का प्रवाह है। तो देखते हैं इसकी विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए इसमें आत्माभिव्यंजना देखने को मिलती है। आत्माभिव्यंजना का मतलब है कि स्वयं की अनुभूति, जैसे महादेवी वर्मा है, प्रसाद जी हैं, स्वयं की अनुभूति के आधार पर, स्वयं की अनुभूति के आधार पर या स्वयं के अंदर जो सूक्ष्म में घट रहा है, जो सूक्ष्म में या उनके मन में या हृदय में जो पीड़ा घट रही है या कोई ऐसी उनकी कोई वेदना है, उसको बाहर लाने का प्रयास किया या उसके माध्यम से इन्होंने काव्य को देखा। तो आत्माभिव्यंजना इसमें देखने को मिलती है। तो छायावाद का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आत्माभिव्यंजना, इन्होंने कहा आगे, जैसे आत्माभिव्यंजना के माध्यम से इन्होंने स्वयं के माध्यम से इन्होंने चीजों को बनाया। दूसरी चीज इसमें पीड़ा का बहुत ज्यादा आता है कि भाई ये इसमें विरह वेदना, वेदनात्मक है, पीड़ा है। आत्माभिव्यंजना के अंदर दूसरी चीज क्या आती है कि इन्होंने पीड़ा को दर्शाया, स्व पीड़ा है। आत्माभिव्यंजना के अंदर क्या है कि स्व पीड़ा की बात की गई है। तो स्व पीड़ा के माध्यम से ही समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास किया गया, स्व पीड़ा के माध्यम से समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास किया गया कि जैसे अपने ऊपर यदि इसके आशय से ये था कि अगर अपनी समस्याएं समाप्त कर ली जाएं तो शायद पूरे समाज की समस्याएं, क्योंकि जो अपनी समस्या थी वस्तुतः वही समाज की भी समस्या थी, क्योंकि किसी एक की एक समस्या नहीं थी, समस्याएं अलग अलग नहीं थी, समस्याओं में समानता थी। अर्थात कि यदि किसी एक व्यक्ति की समस्या को समाप्त कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए, तो वस्तुतः संभव है कि पूरे समाज की समस्याओं को संभाल जाए। कैसी समस्या है, जैसे परेशानी की समस्या थी, पैसे की समस्या थी, आर्थिक तंगी सबके साथ थी, बेरोजगारी सबके साथ थी, निराशा सबके अंदर थी, उत्साह किसी के अंदर नहीं था, और जो राष्ट्र की जो समाज की स्वतंत्रता थी वो सबको चाहिए थी, नारी की स्वतंत्रता सबको चाहिए थी, और राष्ट्र की स्वतंत्रता सबको चाहिए थी। तो ये एक के आधार पर ही अनेक को साधने का प्रयास था। तो पीड़ा कैसी थी, जैसे महादेवी वर्मा ने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही, मैं उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। या तो मीरा उसने महादेव वर्मा ने कहा, उन्होंने कहा प्रसाद जी उधर कह रहे हैं दूसरी तरफ कि मैं रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते विनते करते जानी अनजानी। तो विरह के माध्यम से या अपनी पीड़ा के माध्यम से ही ये साहित्यकार, छायावादी कवि जो हैं, ये छायावादी कवि अपनी स्वयं की पीड़ा से, अर्थात या यूं भी कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म है इनके अंदर,
उसी से स्थूल को साधने का प्रयास था, या स्थूल के प्रति, जो स्थूल है उसके प्रति ये सूक्ष्म का विद्रोह था एक तरीके का। जो स्थूल है उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसकी विशेषता के अंतर्गत। एक तो इसकी ये विशेषता होती है कि आत्माभिव्यंजना की बात इसमें आती है। दूसरा देखिए, प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा किया गया। छायावादी का कवियों ने प्रकृति का चित्रण बहुत सुदृढ़ चित्रण किया। प्रकृति वर्णन जो है इसमें, प्रकृति वर्णन या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, यूं कहिए कि अभी तक जहां तक अभी नारी को भोग और विलास के संदर्भ में, नारी के श्रृंगार को लेकर के, नारी की स्थूल देह को लेकर के जो अभी तक के साहित्य में चर्चाएं थी, वो यहाँ आकर टूटती हुई दिखाई देती हैं। नारी से भी ऊपर जाकर के, नारी से ऊपर जाकर के प्रकृति को स्थापित करने का काम विशेष रूप से पंत जी ने किया। छायावादी कवि पंत जी ने प्रकृति वर्णन को स्थापित करने, प्रकृति वर्णन के माध्यम से नारी से भी ऊपर जाकर के प्रकृति का वर्णन किया, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया, और प्रकृति के माध्यम से साहित्य में जो है समाज को एक संदेश जारी किया, या एक सूचना यहाँ से प्रसारित होते हुए दिखती है। क्योंकि प्रकृति वर्णन के माध्यम से उसमें कहा कि छोड़ द्रुमों की मृदुछाला, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दू लोचन। छोड़कर द्रुमों की मृदु छाला, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दू लोचन। तो प्रकृति के माध्यम से चीजों को जो है स्थापित करने की कोशिश की। अभी तक तो यहाँ पे नारी, अभी तक की जो विषय वस्तु थी सामंती समाज में, आप समझ रहे हैं, जो सामंती परिवेश है उसमें क्या था? सामंती परिवेश में तो नारी ही केंद्र पे थी। नारी की सुंदरता, नारी के श्रृंगार का वर्णन, ये भोग विलासिता का कारण था, और इसी की वरीयता थी, इसी के आधार पे सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ आकर के पंत जी ने नारी से ऊपर प्रकृति के वर्णन को लिया, और प्रकृति के माध्यम से साहित्य में, प्रकृति के माध्यम से यानी कि प्रकृति की महत्ता को स्थापित किया। वैसे भी देखिए, अगर प्रकृति समाज में का, प्रकृति या पर्यावरण या जो परिवेश है वो एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि प्रकृति संतुलित है तो हर जगह साम्यता स्थापित रहेगी। प्रकृति अगर आपने संतुलित आप कर लेते हैं तो अनेकों प्रकार की समस्याएं से वैसे भी आप बच जाते हैं। और अगर जैसे मान लिया आप साइंस का कोई साइंस को आप जोड़ करके देख लीजिए, अगर आप विज्ञानवादी होते चले जाएंगे और प्रकृति को अगर आप नहीं ध्यान देंगे, या आप नारीवादी होते चले जाएंगे, प्रकृति को नहीं ध्यान देंगे, बेसिक जो चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं प्रकृति, उसके माध्यम से किस प्रकार मनुष्य अपने समाज, अपनी परिस्थिति को साम्य स्थापित कर सकता है, सामंजस्य स्थापित कर सकता है, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर छायावादी कवियों ने विशेष रूप से काम किया। तो जो छायावादी कवि हैं उन्होंने प्रकृति को स्थापित करने की, या प्रकृति की जो विशेषता है, या प्रकृति के माध्यम से जो सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, या प्रकृति संतुलन की जो बात है, वो भी छायावादी कवियों ने की है। अर्थात छायावादी काव्य में, छायावाद में के जो कवि हैं उन्होंने जहाँ पे प्रकृति का वर्णन है वहां नारी से भी ऊपर प्रकृति को स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि अभी तक जो सामंतवादी परिदृश्य था उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी। तो छायावाद की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, तीसरा देखते हैं इसमें विशेष रूप से। अब चूंकि ये सारा काम ने बताया कि जो असहयोग आंदोलन था, इस तरीके की चीजें समाज में ऑलरेडी चल रही थी, तो ये सारी चीजें थी किस लिए? ये सब तो राष्ट्रीयता के परिदृश्य में थी ना। इन सब के पीछे मुख्य कारक क्या था? वो मुख्य कारक था राष्ट्रीयता। तो छायावादी कवियों में विशेषकर राष्ट्रीयता भी, छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता के लिए बहुत काम किया, राष्ट्रीयता को हर जगह ऊपर रखा। और राष्ट्रीयता की भावना इसमें देखने को मिलती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं उनके काव्य में कि अरुण यह मधुमेह, ये बचपन में आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, यह अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मिलता एक सहारा। तो मधुमेह देश, ये जो संकल्पना है काव्य में,
छायावादी कवियों ने राष्ट्रीयता का भी इसमें एक विशेषता देखने को मिलती है कि जन जागरण के समक्ष किस प्रकार ये राष्ट्रीयता को प्रबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, या जन सामान्य को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। साहित्य के माध्यम से एक संदेश दिए जाने की चेष्टा थी कि राष्ट्रीयता को बल मिले, राष्ट्रीयता को बल मिलना चाहिए, इस तरह की स्थापना भी इसमें थी। तो ये बात हुई इसकी। देखिए, एक और इसकी जो विशेषता यहाँ देखने को मिलती है छायावाद के अंतर्गत, वो है नारी विमर्श। वो है नारी विमर्श। वो है नारी विमर्श। ठीक है। जो नारी विमर्श के अंतर्गत से में देखा जाए तो छायावादी कवियों ने, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीयता की बात की, तो राष्ट्रीयता के दो पहलू हैं राष्ट्र में, स्त्री और पुरुष। तो केवल पुरुषों के, चूंकि सारी बात गांधी जी के आंदोलन ये सब तो देश की स्वतंत्रता और यहाँ की संपन्नता के लिए किया जा रहा था, तो क्या अकेले तो ये संभव नहीं था। नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। सामंती परिवेश में देख ही रहे हैं कि नारियों की स्थिति तो किस तरीके की थी। नारी एकदम उपभोग की वस्तु वहां थी। तो नारी विमर्श स्थापित किया गया छायावाद के माध्यम से। हम इतनी बड़ी कवियत्री महादेवी वर्मा इसी समय की रही और उनकी रचनाएं इसी काल की हैं। तो नारी विमर्श के माध्यम से देखिए, प्रसाद जी ने नारी को स्थापित करने का बहुत प्रयास किया कि जो समाज में स्थिति नारी की थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया कि नारी किस प्रकार महान है। प्रसाद जी ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल तल में, विश्वास रजत पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये क्या था? देखिए, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई अन्य राज्य हो, जहां भी आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में साहित्य को लेकर के चल रहे हैं, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, तो कोई भी साहित्य आप लें तो साहित्य को लिखने का जो तरीका हो या जो उसकी समझ हो, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप साहित्य को समझे। साहित्य का मतलब ये नहीं कि आप उसमें साहित्यिक हो जाइए। साहित्यिक का मतलब वो एक एजुकेशनिस्ट के लिए, एजुकेशन के लेवल पर तो ठीक है कि आप साहित्य क्या प्रोसेस पढ़ें, लेकिन आपसे जो यूपीएससी, बीपीएससी या इस प्रकार की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इसमें जो आपसे अपेक्षा की जाती है वो एक इस तरीके के आंसर की अपेक्षा की जाती है कि आपकी समझ कम से कम इस प्रकार की हो कि आप अपने आंसर की जो फॉर्मेटिंग करें तो उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें। तो आप उसके आयामों पे सारी समझ डालें, उसमें राजनीतिक पक्ष जरूर डालें, उसमें सामाजिक पक्ष डालें, उसका आर्थिक पक्ष डालें, अगर संभव है तो उसका पर्यावरणीय पक्ष भी डालें। तो ये जो कारक हैं, ये जो पक्ष हैं, ठीक है, और सामाजिक में स्त्री पुरुष सब डालें, तो इन सब कारकों के माध्यम से ही आप अपने आंसर को एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, मेन चीज हम अभी डिस्कस, जैसे कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि नारी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो श्रद्धा का ये बात कहां से आई? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो कामायनी में उन्होंने बताया कि नारी को स्थापित करने के लिए, नारी की गरिमा, समाज में उसकी आवश्यकता की जो जरूरत थी उसको स्थापित करने के लिए प्रसाद जी ने यहां विमर्श छेड़ा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मतलब कि नारी को स्थापित कर, नारी श्रद्धा हो, यानी कि नारी को जो वस्तुवादी सोच थी, नारी को जो उपभोग की वस्तु अभी तक माना जा रहा था, या हे की दृष्टि थी कि नारी की समाज को कोई आवश्यकता नहीं, एक उपभोग की वस्तु मानकर उसका अभी तक जो उसके अवस्था थी उस अवस्था पर उन्होंने उसको श्रद्धा तक ला के रखा। श्रद्धा हो, तो ये हुई नारी विमर्श की बात। तो छायावाद में नारी का विमर्श जो है उसे आप देख सकते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर पल पल में।
इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि नारी विमर्श के अलावा राष्ट्रीयता की बात हुई, नारी विमर्श की बात हुई, प्रकृति सौंदर्य की बात हुई। इसमें रहस्यवाद, इसमें रहस्यवाद की भी बात है। बल्कि कई साहित्यकारों का मानना है कि छायावाद का नाम रहस्यवाद होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रहस्य के लक्षण है, रहस्यवाद की जो स्थापना है, जो सूक्ष्म का जो स्थूल के प्रति विद्रोह है, जो ये विद्रोह है, यानी कि जो स्वयं की पीड़ा या जो छाया आपको दूसरी जगह, जो बात यहाँ हो रही है लेकिन उसका असर दूसरी जगह के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये जो बीच का रहस्य क्रिएट है इसमें, इसके आधार पर बहुत से साहित्यकारों ने कहा कि छायावाद का नाम रहस्यवाद होना चाहिए। लेकिन ये मूल रहस्यवाद से यहाँ का जो छायावाद का रहस्य है, ये उससे पूरे तरीके से भिन्न है। जो रहस्यवाद हमने पहले के संदर्भ में देखा, उस रहस्यवाद से ये छायावाद का रहस्य भिन्न है, क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ से सामाजिक सरोकार की बात करता है। मैंने पहले कहा ना, जैसे हिटलर को अगर आप देखें तो हिटलर ने क्या किया, स्वयं से ही सारा काम, स्वयं के संदर्भ में उसने अपने समाज को, तो व्यक्तिनिष्ठ से सामाजिक सरोकारों की बात की। संदर्भ ये है कि यदि आप एक एक व्यक्ति की पीड़ा समाप्त हो जाए, एक एक व्यक्ति अगर अपने संदर्भ में अपने आप को सबल करे, तो पूरा राष्ट्र, पूरा समाज सबलता की ओर जा सकता है। तो टोटल अगर इसका देखा जाए, तो अगर प्रश्न इस तरीके से बन के आपका आ जाए कि रहस्यवाद की प्रवृत्तियों का वर्णन करिए, अगर प्रश्न आता है कि छायावाद की प्रवृत्तियों का वर्णन करिए, इसकी प्रवृत्ति में आप क्या दे सकते हैं? पहला दीजिए कि राष्ट्रीयता है इसके अंदर, इसकी मेन मुख्य विशेषता एक राष्ट्रीयता की भावना है, यहाँ राष्ट्रीयता है। अरुण यह है मधुमेह, देश हमारा जहाँ, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे, इसमें नारी विमर्श है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो से लेकर के आत्माभिव्यंजना की बात हुई है। आत्माभिव्यंजना क्या है? महादेवी वर्मा कहती है ना कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। या जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है उधर कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम तरुण नौचते सुनते करते जानी अनजानी। आत्माभिव्यंजना की बात इसमें हुई है, राष्ट्रीयता की बात हुई, नारी विमर्श की बात हुई, आत्माभिव्यंजना की बात हुई, और प्रकृति वर्णन की बात हुई। इसमें पंत जी ने कहा, पंत जी का विशेष योगदान है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप बता सकते हैं। इसमें लाक्षणिकता का भी प्रयोग है, लाक्षणिकता के भी इसके माध्यम से काव्य में देखने को मिलता है, लाक्षणिकता के भी इसमें कुछ लक्षण है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारी जो कहानी है, ये सब तो थी इसकी, इसके माध्यम, इसके बाद एक इसकी जो विशेष चीज है कि एक तो था कि ये मानव जीवन में परिवर्तन की बात हो रही थी, मानव जीवन को कैसे बदला जाए, जो समाज में परेशानियां व्याप्त हैं उसमें साहित्य में ये दिख रहा था कि जो स्वयं की पीड़ा तो बता ही रहे थे कि जो उनके स्वयं के जीवन में परेशानियां थी, उनसे तो यहाँ पे कभी लड़ ही रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन स्वयं के जीवन के साथ साथ किस प्रकार से उनमें शक्ति का संचार कैसे किया जाए, मानवतावाद को कैसे स्थापित किया जाए, या मानव के कल्याण के लिए क्या हो, या मानव में शक्ति का संचार क्या हो। जैसे राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, राम की शक्ति पूजा क्या है, वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से उसमें शक्ति का संचार है, शक्ति की स्थापना की बात है। और वह शक्ति कैसी हो, वह शक्ति वो हो कि व्यक्ति उस शक्ति के
उस शक्ति की संकल्पना के आधार पर स्वयं का विकास कर सके, स्वयं को ऊपर उठा सके, उस तरीके की शक्ति की संकल्पना राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कवि ने स्थापित की। तो कहने का आशय है कि ये सारे जो चीजें थी ये केवल व्यक्ति के स्तर पे ही नहीं थी कि व्यक्तिगत हो, कि व्यक्ति के जीवन में ही सारे परिवर्तन की बात थी, व्यक्ति की स्थापना के ही संदर्भ में सारी बातें थी, बल्कि साहित्य के लेवल पे भी उन्होंने परिवर्तन की बात की। इसमें छायावाद के अंतर्गत आप देखेंगे कि साहित्य में भी बदलाव की एक विशेष भूमिका यहाँ रखी गई। आप इसको कोट कर सकते हैं कि साहित्य में भी बदलाव आया, खुल गए छंद के पाश, साहित्य में बदलाव की बात हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है खुल गए छंद के, खुल गए छंद के बंद। खुल गए छंद के बंद, प्राश के रजत पाश। मतलब कि साहित्य में बदलाव, जो साहित्य में की जो एक परिपाटी चली आ रही थी कविताओं को गढ़ने की, उसमें छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, भाषा के स्तर पे प्रयोग, जो अब तक चला आ रहा था कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा बहुल्य साहित्य देखने को मिलता था, उसमें यहाँ सीधी खड़ी बोली का प्रयोग, तो ये सब इसकी विशेषताओं के संदर्भ में आप देखें तो केवल न केवल व्यक्ति और समाज के स्तर पे बदलाव की बात चल रही थी, बल्कि बहुआयामी बदलाव की बात यहाँ देखने को मिलती है। साहित्य में भी बदलाव, साहित्य की भी चली आ रही विधा के अंतर्गत एक नए बदलाव की बात थी कि खुल गए छंद के, खुल गए छंद के बंद प्राश के रजत पाश। इसके माध्यम से ये क्या है कि साहित्य में भी बदलाव की बात थी कि अब गीत मुक्त ओ युगवाणी बहती अयास, मतलब कि यहाँ जो साहित्य की विशेष बात चल रही थी, साहित्य की परिपाटी को भी बदलाव की बात थी। तो जो छायावाद है वह पूरे तरीके से यूं कहें कि समाज में जो गांधीवाद का जो दर्शन है उससे प्रभावित है, और जो जो गांधीवाद है उसकी ही परिणति यहाँ साहित्य में देखने को मिलती है। तो छायावाद के अंतर्गत यदि प्रवृत्तियां पूछने को आती हैं तो इतनी प्रवृत्तियों को आप गांधीवाद पृष्ठभूमि में आप डाल दें, इसकी पृष्ठभूमि में आप डालें कि ये 1920 से लेकर के 1936 के मध्य का काल है, और किस प्रकार ये गांधीवाद से प्रभावित है। उनके असहयोग आंदोलन की बात करें कि असहयोग आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया, ठीक है, और कैसे वो नील की खेती से लेकर के सारे किसान परेशान थे, सबके किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, खाने के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं थी, लाचारी, बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम समस्याएं समाज में व्याप्त थी। उनके संदर्भ में ये आंदोलन शुरू हुए। गांधी जी ने विशेषकर शराब बहुत ज्यादा चलन था तो शराबबंदी की बात की गई 1924 में। चरखा आंदोलन चलाया गया कि चरखा काट करके महिलाएं भी कुछ पैसा कमाती थी, पुरुषों को भी कमाया मिलती थी, तो इससे वो सब आंदोलन थे। तो कैसे साहित्य में या प्रसाद जी ने भी नारी को स्थापना इधर लाने की कोशिश की और कहा नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पक्तल में। तो नारी विमर्श की बात हुई, राष्ट्रीयता की बात हुई, कामायनी वो कहते हैं कि अरुण अरुण यह स्वर्णिम देश हमारा, यानी कि स्थापना राष्ट्रीयता से लेकर के नारी विमर्श से लेकर के आत्माभिव्यंजना, मतलब स्वयं से जो लेखक है जो साहित्यकार है वो स्वयं में ही अपनी मतलब विषय वस्तु को ढूंढ रहे हैं। उन्हें बाहर जाने के लिए या विषय वस्तु की तलाश की आवश्यकता नहीं अपने काव्य के लिए, अपनी कविता के लिए। जो विषय वस्तु है उनके जीवन में ही दुख, आप जानते ही होंगे कि प्रसाद जी के जीवन में कितना दुख था, जो स्वयं के ही जीवन है, या पंत जी के जो निराला जी के जो स्वयं के जीवन है, जो महादेवी वर्मा की जो स्वयं की पीड़ा है, उसी वही विषय वस्तु पर्याप्त है समाज को संदर्भित करने के लिए, यानी कि स्वयं की पीड़ा के माध्यम से समाज की पीड़ा को दर्शाया जा रहा है। उनके पास स्वयं की विषय वस्तु काफी है। इसको आप इसमें कोट करेंगे। प्रकृति वर्णन की बात करेंगे, किस प्रकार समाज में सौहार्द, समरसता और प्रकृति के पर्यावरण को भी संतुलित करने की बात थी। प्रकृति की तरफ ध्यान दिया, प्रकृति में संवेदना खोजने। संवेदना क्या होता है, देखिए जब स्वयं के संदर्भ में बात की जाती है तो वो वेदना होती है, और वही जब दूसरे के संदर्भ में बात की जाती है तो वह संवेदना। तो प्रकृति में संवेदना तलाशने की चेष्टा की गई, प्रकृति के साथ संवाद स्थापित और समतुल्यता और समन्वयता की बात हुई। और नारी की जो विषय वस्तु, जो नारी भोग की विषय वस्तु थी, नारी से ऊपर प्रकृति के सौंदर्य को स्थापना करने की बात प्रकृति वर्णन के माध्यम से पंत जी ने की। साहित्य में बदलाव की बात आई कि बदलाव का स्वाभाविक परिणाम था कि जब बदलाव समाज में
व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति में और राष्ट्र में समाज की परिवर्तन की बात थी, तो ये स्वाभाविक परिवर्तन भाषा के स्तर पे भी था, क्योंकि यहाँ पर भी भाषा के स्तर पे भी था। और भाषा को लिखने का जो काव्य है उसमें भी कहा गया कि खुल गए छंद के बंद प्राश के रजत पास के माध्यम से ये बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार ये सारी इसकी चीजें, इसकी मुख्य प्रवृत्तियां थी। तो छायावाद इतना ही सफिशिएंट रहेगा अगर शॉर्ट नोट आता है तो भी, और अगर लिखने के लिए इसकी पूरी विशेषताएं आती हैं तो भी आप उसमें लिख देंगे। तो छायावाद पे इतना ही काफी है। आज छायावाद का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।